हे गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप लोगों के। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं। हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है बच्चे लोगों। कंपनी लॉ हमारा जो पोर्शन है 9 to 12 मार्क्स का, उसके रिवीजन पर हमारी बात बाकी रह गई थी। तो चलिए उसी पर बात को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बहुत फटाफट से। तो सबसे पहले तो बच्चे लोगों 9 से 12 नंबर का है, ज्यादा कुछ उतना लंबा चौड़ा पोर्शन आपके उसमें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया बन सकते हैं। और चूंकि इस बार काफी अमेंडमेंट्स भी थे तो क्वेश्चन अच्छे उन अमेंडमेंट्स के ऊपर बनने के चांसेस होंगे। तो सबसे पहले तो एक्ट का एप्लीकेबिलिटी आप सब लोगों को पता है, कंपनीज पे तो है ही है, जो इस एक्ट में हो या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर हो। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हमारी सप्लाई या जनरेशन कंपनीज हैं, उसके अलावा और कोई कंपनी जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई करे, उन सब पे भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे। हालांकि कोई भी प्रोविजन अगर ऐसा है जो इंश्योरेंस, बैंकिंग या इन स्पेसिफिक कंपनीज में कंपनीज एक्ट से अलग है, मतलब कंपनीज एक्ट सेम मैटर पे कोई और बात कह रहा है, ये एक्ट कोई और बात कह रहा है, तो उस और वाले एक्ट की बात को माना जाएगा, स्पेशल एक्ट की बात को माना जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, कंपनी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कंपनी का मतलब कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट हो गया या प्रीवियस कंपनी लॉ हो गया, सबको आता है बराबर। सेक्शन 2 क्लॉज 20 का डेफिनेशन। कंपनी के क्वालिटीज पे एकदम फटाफट से बात करूं तो कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है एक्सेप्ट ओपीसी, क्योंकि 2 और 7 लोग कम से कम चाहिए होते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए। नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स बिल्कुल अलग है। कंपनी कैन स्यू, कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, इवन कंपनी कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो 7th पॉइंट में भी आप लोग पढ़ते हो ओन एंड होल्ड प्रॉपर्टी। कंपनी के मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, या तो अप टू अमाउंट ऑफ शेयर्स होगा जितना उन्होंने लिया, या फिर जितना गारंटी दे रखा है वहां तक लिमिटेड रहेगा, जो गारंटी वाली कंपनीज में आप लोग पढ़ते भी हो। नाउ व्हाट अबाउट परपेचुअल सक्सेशन, अगर बात करें तो कंपनी ऑलवेज गोइंग ऑन, मेंबर्स आएगा, मेंबर जाएगा, कुछ भी होगा, मेंबर्स का डेथ होगा, रिटायरमेंट होगा, लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे उसका कोई असर होने वाला नहीं है। कंपनी हमेशा चलेगी। बंद भी करना है तो लॉ के प्रोसीजर से होगा, लिक्विडेशन से, ध्यान में रखना है। कंपनी का सील है तो बहुत बढ़िया बात है। आज के टाइम पे अगर सील नहीं भी है कंपनी का, तो 2 डायरेक्टर एंड 1 सीएस ने, जो अपॉइंटेड सीएस है, उसने साइन कर दिया तो इक्वल्स टू कॉमन सील हो जाएगा, ध्यान में रखना है। प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शन जरूर है, पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्रीली, लेकिन दोनों में ट्रांसफर तो हो सकते हैं। इन कंपनीज का मेंबर अपने शेयर को बहुत इजीली क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसी भी और को, इन कंपैरिजन विद पार्टनरशिप। वहां तो ऑल कंसेंट चाहिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। 7th ओपन ऑलरेडी उसके साथ ले चुके हैं। थर्ड पार्टी अगर केस करेगी तो कंपनी पर होगा, डायरेक्टर्स या मतलब शेयर होल्डर पे डायरेक्ट केस नहीं होगा। कोई भी पैसा वैसा मांगते भी हो तो आप कंपनी पर केस करो, फिर कंपनी अगर कॉल का पैसा बाकी है तो शेयर होल्डर से मांगेगी। कंपनी का मैनेजमेंट बीओडीज करेंगे, और सिटीजनशिप कंपनी का नहीं होता है, बिकॉज कंपनी के पास वोटिंग के राइट्स नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है बराबर बच्चों, बहुत सिंपल। नाउ नॉर्मली देयर इज ए वेल बिटवीन कंपनी एंड मेंबर, पर्दा होता है, और जनरली ये पर्दा हटाता नहीं है कोर्ट भी, लेकिन जहां कहीं भी लगा कि डिसऑनेस्ट पर्पज से कंपनी बनाया या फ्रॉडुलेंट पर्पज से कंपनी बनाया, तो वो पर्दा हटेगा भी, और उसके पीछे के लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी किया जाएगा, अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें बच्चों कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस आपको स्टडी मैट में अपने नोट्स में देके रखे हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, डिचो मैनिजिपेटेड, और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, हमारा गिलफर्ड मोटर कंपनी वाला केस। तो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू में अगर कंपनी को बनाने के पीछे का पर्पस टैक्स एविएशन करना है, चोरी करना है, जैसा डिंशा ने किया। डिंशा ने क्या किया, कंपनीज बनाई, कंपनीज बना के अपना जो भी अदर इनकम था, इंटरेस्ट और डिविडेंड का, उधर शिफ्ट किया, फिर एज अ प्रिटेंड लोन उस पैसे को लेने लग गया। तो ऐसा अगर कुछ भी है बच्चे लोगों, तो आपको ध्यान में रखना है, वेल हटेगा। और इन सारी कंपनीज पर टैक्स पे करने के लिए डिंशा को कहा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखोगे। सेम प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड भी है, जहां कंपनी को बनाने का पर्पस बच्चों फ्रॉड करना हो जाए। सर फ्रॉड करना कैसे होगा, जैसे इस कंपनी में था गिलफर्ड वर्सेस हॉर्ने के अंदर, जहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर का प्रॉमिस था, कॉन्ट्रैक्ट था कि वो कंपनी छोड़ने के बाद भी कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसके बाद उसने कंपनी को छोड़ा, खुद का एक कंपनी बनाया, और उसका कंपनी अट्रैक्ट करने लग गई, और वो कह रहा है मैं थोड़ी कर रहा हूं, तो कंपनी कर रही है। तो लोग कहते हैं नहीं, कंपनी बनाने का पर्पज ही आपका फ्रॉड करना था उस पुरानी कंपनी के साथ, तो हम बिल को हटाएंगे और इविक्शन ऑर्डर लगाएंगे कि आप जब तक उनके कस्टमर को अट्रैक्ट करना नहीं छोड़ोगे, आप काम भी नहीं कर पाओगे। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ द एनिमी कैरेक्टर, बच्चे लोगों बहुत सीधा सा पॉइंट है। कंपनी के सारे मेंबर भी अगर किसी और कंट्री के हों तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है तो हमारी कंपनी है। लेकिन वॉर के टाइम पे जरूर कर्टेन हटा करके देखा जाएगा, और अगर लगे कि पर्दे के पीछे के लोग, कंपनी के मेंबर्स वगैरह,
उस कंट्री के सिटीजन है जो हमारी दुश्मन का कंट्री है, तो फिर उस कंपनी का कैरेक्टर भी दुश्मन वाला होगा। तो यहां पे भी पर्दा हटाते हैं। डेवलर कंपनी वाला हमारा केस है। दो कंपनीज के बीच में एजेंसी रिलेशन देखने के लिए, है ना। वैसे भी एजेंट का कोई भी काम अगर कर रहा है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है। तो प्रिंसिपल वो लोग को लगता है कि यार मैं डायरेक्टली कोई काम नहीं कर सकता, तो वो अपनी सब्सिडरी, अपनी एजेंसी, एजेंट कंपनी के थ्रू कोई भी काम करे, तब भी ये कहा जाएगा कि हाँ भाई दोनों कंपनियों का एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी भूल करके हम उनको एक ही मानेंगे। अगर ऐसा इंटेंशन है चीटिंग वाला कि यार अपन डायरेक्टली नहीं करके अपनी एजेंट कंपनी के थ्रू काम करवा दे, तो भी गलत हो जाएगा। और जहां कंपनी को बनाने का पर्पज, याद आया, वो एक सब्सिडरी कंपनी बनाई, वहां प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया ताकि बोनस कम देना पड़े, वेलफेयर लाइबिलिटीज कम हो जाए, तो भी कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर। नाउ बच्चे लोगों, प्रमोटर का डेफिनेशन बहुत सिंपल, 2 क्लॉज 69 के अंदर प्रमोटर वो है जिसका नाम कंपनी आइडेंटिफाई करती है प्रोस्पेक्टस के अंदर या फिर अपने एनुअल रिटर्न के अंदर। ऐसा कोई पर्सन जो कंपनी के ऊपर एज अ शेयर होल्डर या एज ए डायरेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है ना, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने का काम करे। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर हो सकता है, एज अ डायरेक्टर हो सकता है, वो बंदा कंपनी का प्रमोटर कहलाएगा। या ऐसा कोई पर्सन जिसकी एडवाइस से, जिसके डायरेक्शन से, जिसके इंस्ट्रक्शन से बीओडीज काम करने का हैबिचुअल हो चुका है, बीओडीज उसकी बात को मानता है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से काम करता है, उसकी एडवाइस के हिसाब से काम करता है। याद करो, मैंने टाटा ग्रुप में रतन टाटा जी का एग्जांपल लिया था, और उसके अलावा मैंने नारायण मूर्ति जी का एग्जांपल लिया था इन्फोसिस के टाइम के अंदर। वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं प्रमोटर की तरह से, क्योंकि उनके अगर वो आज बोर्ड में नहीं भी हैं, शेयर होल्डर नहीं भी हो, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं भी हो, तो भी इनडायरेक्टली उनका कंट्रोल कंपनी के डिसीजंस के ऊपर रहेगा। सो दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन, मैंने आपको कहा था कि मैं अगर दो कंपनी का लीगल एडवाइजर हूं और मेरी लीगल एडवाइस के हिसाब से बोर्ड काम करता है, तो मैं इधर प्रमोटर नहीं हूं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं ओनली इन माय प्रोफेशनल कैपेसिटी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो जो कंपनी के टाइप्स में लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी है जिसमें मेंबर्स लोगों ने दे रखा है एक पर्टिकुलर अमाउंट का गारंटी, जो उनको पे करना है सिर्फ जिस वक्त में कंपनी का वाउंड अप होगा, उससे पहले गारंटी अमाउंट कंपनी कभी भी कॉल नहीं करती। ठीक है, ऐसी कंपनियां ज्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट वाली हैं। एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स वाली, जहां अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स तक लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। सबसे ज्यादा आप यही देखते हो, अकाउंट्स में क्वेश्चन भी इसी पे करते हो। और ये जो कॉल का पैसा है, ये कंपनी ड्यूरिंग लाइफ टाइम वाइंडिंग अप कभी भी कॉल कर सकती है, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। नाउ व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट कंपनी? बच्चे लोगों, गवर्नमेंट कंपनी वो होगी जिसका एटलीस्ट 51% पार्ट, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास में हो, एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, है ना। तब नॉट लेस देन, कम से कम 51% शेयर होना चाहिए, तो वो चीज यहां पे वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ इक्विटी प्रेफरेंस दोनों इसके अंदर इंक्लूड होंगे। गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी, बच्चे लोगों, सपोज करो कि कंपनी यहां पे आ गई, आप मान लेते हैं कि कंपनी ए लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ए लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरी हो गई बी लिमिटेड, और ये इसकी भी सब्सिडरी है बच्चे लोगों, मान लेते हैं एस लिमिटेड। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि अगर ये ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है बच्चे लोगों, तो इसकी जो सब्सिडरी कंपनियां होंगी वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएंगी। अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बाय चांस अगर कंपनी ने नॉर्मल शेयर इश्यू कर रखे तब तो 51% ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ने डीवीआर इश्यू करके रखा हुआ है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट इश्यू करके रखे हुए हैं, तो पेड अप कैपिटल की जगह पे हम लोग टोटल वोटिंग राइट्स का मैटर लेने वाले हैं ना। डीवीआर आप लोग जानते हो ना, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहां ले रखा है, बाय चांस कंपनी के पास में 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख वोट भी है, कॉमन यही होता है। फिर कंपनी ने 1 लाख के डीवीआर इश्यू किए, जिसपे 1:2, मतलब हर 2 पे 1 वोटिंग राइट है, तो यहां वोटिंग राइट 50,000 ही हो गए। समझ रहे आप? तो कैपिटल तो कंपनी के सिर्फ तभी होगा जब डीवीआर इश्यू हो। कैपिटल तो यहां 2 लाख की हो गई, लेकिन कंपनी के जो शेयर है वो उनका टोटल सिर्फ 1,50,000 ही है। और अगर किसी कंपनी को इस केस में गवर्नमेंट कंपनी के उस पर आना है, गवर्नमेंट कंपनी की पोजीशन पे आना है, तो 1,50,000 जो टोटल वोटिंग राइट्स है, इसके एटलीस्ट 51% से ऊपर पे कंट्रोल चाहिएगा। अगर डीवीआर नहीं होते तो आप सीधा शेयर कैपिटल का 51% या उससे ऊपर का ले सकते थे। अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर क्लियर है? कोई टेंशन नहीं। चलिए जी, ओपीसी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, इट्स कॉल्ड ओपीसी। ये एक प्राइवेट कंपनी का टाइप होता है, कम से कम एक डायरेक्टर इसमें होगा, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं। ठीक है, विल बी रजिस्टर्ड एज ए प्राइवेट कंपनी विद 1 मेंबर 1 डायरेक्टर। ध्यान रखिएगा, ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वगैरह कुछ भी हो सकती है, चलेगा।
अब बढ़िया पॉइंट जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ था, और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो पूरा बना करके डाल दिया। एक वीडियो मैंने डाल रखा है बच्चे लोगों कि भाई हमने आईसीएसई से कुछ क्वारीज किया, उसका जवाब क्या आया। उसमें यही पॉइंट था कि अब इसमें आपको दिमाग में क्या रखना है बच्चे लोगों, क्लास में मैंने क्या बताया, क्या हुआ, कैसा सब हमने और अदरवाइज का मीनिंग लिया, सब कुछ साइड में गया। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जिन्होंने पहले भी पढ़ा और अब जो चेंज हुआ, कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन जो नेचुरल पर्सन हो आपके और मेरी तरह, जो इंडियन सिटीजन हो और जो रेजिडेंट इन इंडिया हो, और अदरवाइज लिखना जरूर है एग्जाम में, लेकिन एग्जैक्टली इसका यूजफुलनेस अभी एट प्रेजेंट तो इन्होंने नहीं रखा है। कोई भी पर्सन अगर किसी ओबीसी को खोलना चाह रहा है या उस ओबीसी में उसका नॉमिनी बनना चाह रहा है, तो इन तीनों क्वालिटीज को पूरा करे। नेचुरल पर्सन हो, इंडियन सिटीजन हो और रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब बच्चों, जिस साल कंपनी की ओपन की जा रही है, पिछले साल में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 120 डेज वो इंडिया में उसने स्टे किया है, 120 दिन पिछले साल में स्टे किया है, तो वो हमारा इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा और वो कंपनी ओपन कर सकता है। तो अपन ने उसमें क्वेश्चन किया हुआ आरटीपी का, आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन था, आरटीपी का था, जिसमें 115 दिन जो है वो इंडिया में रहा है। तो जब 115 दिन अगर कोई रहे तो क्या वो पर्सन ओपीसी ओपन कर पाएगा? जी नहीं, क्योंकि 120 दिन का रिक्वायरमेंट तो पूरा करना जरूरी रहेगा। तो मैंने आपको कहा भी था, और अदरवाइज के हिसाब से तो अब चाहे रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम इस पर आईसीएसई से क्लैरिफिकेशन ले चुके हैं और उन्होंने बोला है कि नहीं भाई, आपको 120 डेज का रिक्वायरमेंट तो देखना ही पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? तो आप ये तीनों कंडीशन अगर पूरी हो रही हो तभी वो ओपीसी ओपन कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अब कोई भी पर्सन एक टाइम पे एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी नहीं बनेगा। मतलब एक कंपनी का मेंबर और एक कंपनी का नॉमिनी चलेगा, एक और कंपनी का मेंबर बनना चाहे नहीं चलेगा, एक और कंपनी का नॉमिनी बनना चाहे नहीं चलेगा भाई। पर कभी ऐसा अगर हो गया कि वो एक कंपनी का मेंबर है और एक कंपनी का नॉमिनी है, अब जिस कंपनी का वो नॉमिनी, उसके मेंबर की डेथ हो गई और वो खुद मेंबर बन गया उस कंपनी का, तो एक साथ दो कंपनीज का मेंबर हो जाएगा। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दे रखे हैं, तो परमिसिबल ही नहीं है। तो लॉ यहां पे उसको टाइम दे रहा है बच्चे लोगों 180 डेज का। देखो, a natural person shall not a member of more than one OPC at any point of time, where a natural person being member in more than one OPC, जैसे मैंने आपको एक से ज्यादा में अगर हो गया इस वजह से कि एक का वो मेंबर था और एक का नॉमिनी था, जिसका नॉमिनी था उसके मेंबर की डेथ हो गई तो वो मेंबर की जगह पे आ गया, अब दो का मेंबर बन गया, तो लॉ उसको 180 डेज का टाइमिंग देगी कि वो चूज कर ले कि कौन सी कंपनी को कंटिन्यू करना चाह रहा है या मर्ज करना चाह रहा है। 180 दिन बाद सिचुएशन वापस वही होनी चाहिए कि एक कंपनी का वो मेंबर रहे, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। माइनर बच्चों बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगा, ना तो कंपनी में खोलेगा ना नॉमिनी की तरफ से आएगा, माइनर बीच में आएगा ही नहीं, ना कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट लेगा यहाँ पे। ऐसी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पज से कभी नहीं खोलेगी सेक्शन 8 के अंदर। उसके अलावा एनबीएफसी का काम भी ये नहीं करेगी और किसी और कंपनी में इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगी। अब बच्चे लोगों पुराने क्वेश्चन जो देख रहे होंगे उसमें ये दे रखा होगा कि ये ओबीसी है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से बाहर निकल गया है, 2.25 करोड़ का उसका टर्नओवर हो गया है, और ये कंपनी मान लो बनी 19-20 के अंदर है, टर्नओवर ऊपर निकल गया है और 2021 के अंदर वो ओपीसी से कन्वर्ट होना चाह रही है। बच्चे लोगों ये सब पुराने क्वेश्चन थे अमेंडमेंट में आने से पहले के। अब इन क्वेश्चन का कोई यूज मतलब आप मैं कह सकता हूं यूजफुलनेस नहीं है, यूजलेस है। पहले ये था कि कोई भी ओपीसी का मैक्स कैपिटल 50 लाख का और उसका टर्नओवर हुआ करता था 2 करोड़ का, है ना? ये पहले प्रोविजन था। और 2 साल पहले आप किसी और कंपनी में कन्वर्ट भी नहीं हो सकते थे। हाँ, इन 2 सालों के अंदर आपका कैपिटल या टर्नओवर बढ़ जाए तो आप कन्वर्ट हो सकते थे, ये पहले प्रोविजन था। अब ये सारा का सारा प्रोविजन ओमिट हो चुका है। मैक्सिमम जो लिमिट 50 लाख 2 करोड़ की गई, ठीक है, और ये गई तो साथ में वो भी पॉइंट गया कि भाई 2 साल तक आप किसी और में कन्वर्ट नहीं हो सकते हो। अब आपका मर्जी है, आज आप ओबीसी खोलो, 6 महीने बाद आप उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो करो, बस सेक्शन 8 में नहीं कर सकते हो। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो ये प्रोविजन बहुत बढ़िया ओपीसी का, मुझे लगता है एग्जाम में आने के चांसेस बन जाएंगे बच्चे लोगों। तो आप ओपीसी का ये प्रोविजन जो है वो पक्के पक्के से पढ़ करके जाने वाले हैं, बराबर। ये तो छोड़ना ही मत भाई, पक्के से इसको तो पढ़ना ही है तुमको। चलो, प्राइवेट कंपनी क्या होती है बच्चे लोगों? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए, जो रेस्ट्रिक्शन लगाएगी अपने मेंबर के शेयर राइट पे, अपने मतलब ट्रांसफर राइट के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपना ये वाला था बच्चों, याद आया? 200 मैक्सिमम मेंबर होंगे एक्सेप्ट ओबीसी, लेकिन 200 में एक तो अपने को एक्स एम्प्लॉइज को इंक्लूड नहीं करना है जो हमारे शेयर होल्डर भी है। सॉरी, एम्प्लॉइज फर्स्ट वाला तो एम्प्लॉइज का था,
सेकेंड वाला एक्स एम्प्लॉइज का है, एम्प्लॉइज को। दूसरा बच्चे लोगों हमारे एक्स एम्प्लॉइज जो पहले एम्प्लॉय थे, हमने उनको शेयर दिए, हो सकता है अभी वो कंपनी छोड़ करके चले गए हों, नौकरी मतलब उन्होंने छोड़ दिया है या उनका टाइम पूरा हो गया है, लेकिन स्टिल दे आर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दे आर कॉल्ड एक्स एम्प्लॉइज। लेकिन शेयर कब दिए थे? जब वो मेंबर थे, हाँ सॉरी, जब वो एम्प्लॉय थे। एम्प्लॉयशिप छोड़ने के बाद उन्होंने अगर शेयर एक्वायर किए तो भाई ये राइट्स आपको मिलने वाले नहीं है। फिर आप 200 की लिमिट के अंदर आप काउंट हो जाओगे, ये अपने को ध्यान में रखना है। अदरवाइज जब 200 का टोटल करेंगे तो मैंने कंपनीज एक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आई थिंक 2 वीडियोस बना के डाले हुए हैं। कंपनीज एक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे 2 वीडियोस है, लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप जाकर के उनको भी देख सकते हैं, वो मेंबरशिप की लिमिट में आ जाएंगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, तो आप लोग जानते हो। तो एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉइज को आपको इंक्लूड टोटल में नहीं करना है, और ज्वाइंट शेयर होल्डर अगर है तो उसको सिंगल मेंबर ट्रीट करने का है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं जा सकती है, प्रोहिबिशन है। पब्लिक को शेयर, डिबेंचर, कोई भी सिक्योरिटीज का इशू नहीं कर सकती कोई भी प्राइवेट कंपनी, ये अपने को ध्यान में रखना है। नाउ बच्चों को पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन बहुत सिंपल, नॉट ए प्राइवेट कंपनी, सबको पता है, पेड अप कैपिटल अभी पता नहीं। और पब्लिक कंपनी का अगर सब्सिडरी है तो वो भी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। पब्लिक का सब्सिडरी पब्लिक, लेकिन उल्टा नहीं होगा कि प्राइवेट का सब्सिडरी प्राइवेट, ना ना ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो जैसा कंपनी का नेचर होगा वैसा रहेगा, लेकिन पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। बच्चों लोगों, स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी है, मतलब ये भी प्राइवेट कंपनी का एक टाइप है, जैसे ओपीसी वैसे ये भी है। इसकी खासियत ये है कि इसका पेड अप कैपिटल जो है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, एंड इसका टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब कैपिटल 2 करोड़ से ऊपर, दोनों कंडीशन एक साथ हैं। बाई चांस कैपिटल तो 1.5 करोड़ गए, मैंने एग्जाम में क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को, इस बार के जो आपका इन चैप्टर्स का टेस्ट हुआ था उसमें मैंने आपको ये भी इस पे क्वेश्चन भी तो दिया है कि टर्नओवर मान लीजिए आपका जो कैपिटल है वो तो मान लो 75 लाख का ही है, लेकिन टर्नओवर आपका 30 करोड़ का हो गया तो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो। ठीक है, कब होगा? जब दोनों ही कंडीशन एक साथ पूरी हो रही हो, तो भी आप ये काम कर पाओगे कि आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा कोई भी स्मॉल कंपनी किसी की होल्डिंग या सब्सिडी नहीं होगी। ये स्मॉल कंपनी ओपीसी में भी नहीं खुलती है, सेक्शन 8 में भी नहीं खुलेगी, और कोई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में भी स्मॉल कंपनी के नेचर की कंपनी नहीं बनती है। तो छोटी कंपनी है, उसके लिए कहां ये आए, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे लोगों, होल्डिंग कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसकी कुछ सब्सिडरीज हो, बहुत सिंपल है। तो मेन डेफिनेशन हमारी आती है सर, सब्सिडरी कंपनीज क्या होती है, आइए बात करते हैं। रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल हो बीओडीज के कंपोजिशन पर। याद आया, 7 डायरेक्टर्स में से मेजोरिटी 4 और मोर को अपॉइंट करने का पावर अगर दूसरी कंपनी के पास में आ गया तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। या फिर 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर पर कंट्रोल, मोर देन 1/2, यानी 50% से ज्यादा पर अगर कंट्रोल हो गया, मोर देन 50% के ऊपर, तो इसका मतलब ये है, अब इस बार मोर देन 50% है, बराबर 51% नहीं, मोर देन 50%, वो भी टोटल वोटिंग पावर पर अगर किसी और कंपनी का कंट्रोल आ गया। शेयर नहीं देखना है अभी तुमको, मैंने तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन में करवा भी दिया है, ध्यान से सुनना कि एग्जाम में कैपिटल लिखा हुआ आ जाए तो भी कैपिटल इज इक्वल टू वोटिंग राइट्स मान करके अपने को क्वेश्चन को कर देना है। 50% से ज्यादा वोटिंग राइट पर दूसरे का कंट्रोल है, अब वो चाहे उसका खुद का हो या अपनी सब्सिडरी के साथ मिल करके हो या सिर्फ सब्सिडरी ने कंट्रोल कर लिया हो, तो भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बन जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। ठीक है, और 2 लेयर्स होनी चाहिए आज के टाइम पे, ये लिखा हुआ है जैसे ए लिमिटेड है तो ये बी और ये सी 2 ही लेयर होंगी। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, सब्सिडरी का सब्सिडरी, होल्डिंग का भी सब्सिडरी होगा, मैं बता ही चुका हूं। और बीओडीज के कंपोजिशन में वो ये बच्चे लोगों को मेजोरिटी ऑफ बीओडीज को अपॉइंट करने का, हटाने का राइट आपकी कंपनी के पास में है, तो यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन जो है वो बन जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो खुद कंट्रोल करे या उसकी सब्सिडरी कंपनी कंट्रोल कर ले या खुद और सब्सिडरी मिल करके कंट्रोल कर ले, अल्टीमेटली उस मेन कंपनी के खुद ने या अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके या उसकी सिर्फ सब्सिडरीज ने किसी और कंपनी के मोर देन 50% के वोटिंग राइट्स पर कंट्रोल कर लिया, तो इसका मतलब है कि होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन वहां पे बनेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो अच्छा पॉइंट है, बहुत इजीली कर सकते हो। नाउ एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है बच्चों? 2 कंपनियां, याद है तुम लोग को मैंने विस्तारा वाला एग्जांपल दिया था, 2 कंपनियां जहां एक कंपनी का, कंपनी इन विच, जिसमें किसी अदर कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है,
तो ये कंपनी इसकी एसोसिएट कहलाएगी, लेकिन सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट 20% और मोर वोटिंग पावर। बच्चे लोगों को बार बार वोटिंग पावर वर्ड आ रहा है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट कंपनी में शेयर कैपिटल था, बाकी सब जगह पे जो आ रहा है वो वोटिंग पावर है। तो अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी के टोटल वोटिंग पावर में 20% एटलीस्ट का कंट्रोल है, अच्छा 20 से 50 से ऊपर होती है तो होल्डिंग सब्सिडरी हो जाएगा। तो एटलीस्ट 20% का अगर कंट्रोल है तो वो कंपनी फिर एसोसिएट कंपनी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट कंट्रोल भी इसी के अंदर होते हैं बच्चों। ज्वाइंट कंट्रोल वही कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो कंट्रोल्स बनते हैं, तो ज्वाइंट वेंचर का मतलब वही हो गया कि ज्वाइंट कंट्रोल है। जैसा मैंने आपको कहा था कि भाई विस्तारा के ऊपर टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का ज्वाइंट कंट्रोल हो गया, तो ज्वाइंट वेंचर कंपनीज हो गई, उनकी एसोसिएट कंपनी की कैटेगरी में आती है, अपने को ध्यान में रखना है। अनलिमिटेड कंपनी बच्चों जिसके मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होता ही नहीं है, लाइक पार्टनरशिप होती है, काफी कुछ अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल है, खास क्वेश्चन बनते नहीं। सेक्शन 8 कंपनी देखो बड़ा पोर्शन है, अक्सर क्वेश्चन बना देती है। सर ये क्या है? द इनकॉर्पोरेशन लाइसेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द आरओसी। अगर सेक्शन 8 कंपनी खोलना है तो आरओसी से लाइसेंस चाहिए। आरओसी लाइसेंस क्यों देगा? कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करेगी। कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, जितना मर्जी है लिखना भाई, रिलीजन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, एनवायरमेंट, इन सब के लिए वो प्रमोट करेगी तो मिलेगा लाइसेंस। उसके अलावा दूसरा प्रॉमिस ये करेगी कि डिविडेंड का पेमेंट अपने मेंबर्स लोग में नहीं कर रहा है उसको, बिल्कुल भी नहीं, मेंबर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको उसी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के अंदर वापस लगा दिया जाएगा। क्योंकि ये बच्चों एनपीओ की तरह से है, तो मेंबर लोग घर पे पैसा कुछ भी लेकर के नहीं जा रहे, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फीचर्स क्या है? कंपनी मेमोरेंडम आर्टिकल को बिना आरओसी या परमिशन के चेंज नहीं करेगी। इस कंपनी को, चूंकि है ये नॉट फॉर प्रॉफिट लेकिन कंपनी तो है ही है, तो सारे प्रिविलेजेस जो मिलते हैं, जो सारे ऑब्लिगेशन एक लिमिटेड कंपनीज के होते हैं, वो इनके भी रहेंगे। नाम के साथ में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं, एग्जम्पशन दे दिया। और ये कंपनी कभी भी किसी और टाइप में कन्वर्ट होना चाहे कंपनी में, तो एसआर पास करके हो सकती है, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। द लाइसेंस में बी रिवोक एट एनी टाइम अगर कंडीशंस आर नॉट कंप्लाइड विद। जो ऊपर 3 कंडीशन पढ़ाई ना, अगर नहीं हो रहा है तो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। हाँ ये है, रिवोक करने से पहले एक हेयरिंग का चांस जरूर देंगे। लेकिन अगर रिवोकेशन हो गया बच्चों, तो अब ये कंपनी नॉट प्रॉफिट की जगह प्रॉफिटेबल यानी कि लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। सीजी ऑर्डर कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, अगर कोई ऐसा कंप्लेन मिला है कि या तो इस कंपनी का किसी और सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी में मर्जिंग कर दो, मर्जर कर दो, उसका लाइसेंस रिवोक कर लिया, किसी और सेक्शन 8 वाली कंपनी जो सेम ऑब्जेक्ट वाली उसमें मर्जर कर दिया जाए, या बाउंड अप चालू कर दो भाई, बंद करो ऐसी कंपनी को। ऐसा भी ऑर्डर जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक है। चलो पेनल्टी क्या रहेगा? पेनल्टी आप लोग पढ़ सकते हैं बच्चे लोगों, 447 लिखा हुआ जरूर है, फ्रॉड के लिए, इंग्लिश का डिटेल आपके कोर्स में है नहीं, तो अपने को उतना पढ़ने का जरूरत इसको नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। तो भाई हमारी लिस्टेड कंपनीज क्या कहती हैं? अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है, दे आर कॉल्ड लिस्टेड कंपनी, सिंपल मतलब। और जो लिस्टेड नहीं, वो अनलिस्टेड होगी। सर डोरमेंट कंपनी क्या होती है बच्चों? डोरमेंट कंपनी जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हम बनाते हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, याद आया कि कंपनी अभी बना रहे हैं, कोई कॉपीराइट, कोई पेटेंट वगैरह हमको अचीव करना है, कोई लेना है, कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड करवाना है, तो उसके लिए अगर एक कंपनी खोल दें, रियल प्रोडक्शन कुछ टाइम बाद चालू होगा, तो हम आरओसी को एक एप्लीकेशन देते हैं कि सर आप हमको स्टेटस ही डोरमेंट कंपनी का दे दो, हाँ। तो ये कंपनी को आरओसी अगर सेटिस्फाई है तो स्टेटस दे देगा कि भाई चलो तुम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक डोरमेंट कंपनी रहोगे, बिना बिजनेस के काम कर लोगे। अब ये कंपनियां कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करेगी, इंपॉर्टेंट वाले, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है बच्चों जो इनको परमिसेबल है। ये जो 4 ट्रांजेक्शन है ना, वैसे तो इंपॉर्टेंट वाले तो कर नहीं सकती क्योंकि बिजनेस चालू ही नहीं किया है, लेकिन ये 4 पॉइंट हैं जो ऐसी कंपनियों के लिए परमिसेबल है। हाँ, रजिस्ट्रार का फीस चुकाना ही चुकाना है, और अदर किसी लॉ की कोई रिक्वायरमेंट है जो एक्ट आप पे लग रहा है उसके हिसाब से कुछ चुकाना है तो चुकाना पड़ेगा। फिर जो अलॉटमेंट एक मिनिमम कंपनी के लिए जितना शेयर कैपिटल लॉ वाइज होना चाहिए उतना शेयर अलॉट करना चलेगा, और जो ऑफिस और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के जो खर्चे हो रहे हैं बच्चों, ऑफिस लगाया है तो ऑफिस को मेंटेन करने का खर्चा रहा होगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के खर्चे, वो सब भी कंपनी कर सकती है, अपने को ध्यान में रखना है। तो ये सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन वो कर सकती है। छोटा सा पॉइंट है बच्चों, निधि कंपनीज भी अपने मेंबर्स लोगों की कंपनी होती है, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, बराबर। इसका काम ये होता है कि अपने मेंबर्स का जो भी सेविंग्स है उस सेविंग को प्रमोट करने का, बचत की आदत डालना, बराबर से डिपॉजिट करना और वापस मेंबर्स के फायदे के लिए काम में लेना उस पैसे को, बराबर। लाइक पहले जो चिटफंड टाइप होता था बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप, लेकिन ये लीगल तरीके से हो गया।
तो ऐसी कंपनियां जो है वो उनके रूल सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह बनाएगी, बाकी अपने मेंबर्स का पैसा लेकर के और उन्हीं मेंबर्स के अंदर एज अ लोन वगैरह वापस डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दी आर कॉल्ड निधि कंपनीज। चलिए जी, खत्म हो गया। नाउ कंपनी का फॉर्मेशन बच्चों, सेक्शन 3 बहुत सिंपल बात कर रहा है। पब्लिक कंपनी में 7 और ओवर, प्राइवेट में 2 और मोर, ओपीसी में 1 और मोर अपने को चाहिए। कंपनी वाइदा लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी या लिमिटेड कंपनीज होने वाली। खत्म। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस बच्चे लोगों सेक्शन 7 में पूरा का पूरा आपको दे रखा है प्रोसेस। आइए चेक करते हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है? प्रोसीजर पे बात करता है इनकॉर्पोरेशन के। सबसे पहले कंपनी को अपना नेम रिजर्व करवाना पड़ेगा। वैसे तो रन आ चुका है, लेकिन एट प्रेजेंट INC1 आप लिख सकते हैं। नेम रिजर्व करवाओ। आरओसी इस नाम को 20 दिन के लिए बच्चे लोगों को रिजर्व कर देगा। ध्यान रखिएगा 20 डेज के लिए रिजर्व करेगा। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कंपनी कोई है और उसमें नाम में चेंज करवाना है तो 60 डेज तक रहेगा। ये एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए नाम चेंज के लिए, ठीक है। सेक्शन 12 वगैरह में अपन पढ़ते हैं इसको। लेकिन अगर आप नया कंपनी ओपन कर रहे हैं तो नेम के लिए जब अप्लाई करोगे तो नेम आपका अप्रूव होने के बाद 20 दिन आपको मिलेंगे। 20 दिन इसलिए ताकि उस टाइम पीरियड में आप उस कंपनी को रजिस्टर्ड उस नाम से करवा लो, ठीक है। अब अपने को आरओसी को बहुत सारी चीजें भेजनी पड़ती है बच्चों, जिसमें मेमोरेंडम आर्टिकल जाएगा। एक INC7 अपना जाता है। INC का फुल फॉर्म इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इसमें कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन और जो भी हमारे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है उनका नेम, एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, उनका और क्या क्या, फोन नंबर, फैक्स नंबर और उनका पेन नंबर वगैरह जो कुछ है वो सब देने का है, बराबर। जो भी हो सब देना है। चलिए INC8 क्या होता है भाई? इसमें बच्चे लोगों को प्रोफेशनल यानी CA, CS, एडवोकेट, CWA और कंपनी का साथ में डायरेक्टर या फिर मैनेजर और सेक्रेटरी डिक्लेरेशन करते हैं कि भाई हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी लॉ की वो सारी की सारी हमने पूरी कर दी, हमने सारा कंप्लायंस कर दिया। मैटर का ध्यान में रखना है। फिर बच्चे लोगों को एक और पॉइंट आता है, एक सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जो है वो एक डिक्लेरेशन भी करने वाला है यहाँ पे अपने खुद से रिलेटेड कि भाई हमने किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन, प्रमोशन या मैनेजमेंट में किसी तरह का कोई फ्रॉड कोई नहीं किया, कहीं पर भी हमारा कन्विक्शन वगैरह नहीं हुआ, हम जेल में नहीं गए हैं। नंबर 1। सेकेंड, पिछले 5 साल में कहीं पर भी बच्चों, ये 5 साल के ऊपर आ गया है, he has not been found guilty of any fraud or misconduct or any breach of duty in any company under this act or previous company law during 5 years। तो ऊपर वाले और इसमें फर्क है। ऊपर वाले में तो अलग चीज है, प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी कंपनी के। इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि सर ऐसा है कि पिछले 5 साल में हमने किसी तरह की कोई ड्यूटी का ब्रेक जो है वो नहीं किया है, कहीं पर भी हमारे अगेंस्ट में गिल्टी या फ्रॉड या मिसकंडक्ट वगैरह नहीं हुआ है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे करेक्ट है, कंप्लीट है, ट्रू है, फेयर है, ये सब अपने को बताना पड़ेगा, बराबर। फिर एक INC22 जाता है बच्चों जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होता है। एक DIR12 भी जाता है जिसमें सारे डायरेक्टर, जो भी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर, जैसे प्रमोटर का डिटेल दिया, नेम, एड्रेस वगैरह सारा, वो सब इसके अंदर डालना पड़ेगा DIR12 में, अपने को ध्यान में रखना है। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे कर दिए सर। इकट्ठे करने के बाद क्या करें? अरे भेज दो आरओसी को भेज दो और आरओसी सेटिस्फाई होने के बाद बधाई हो जी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा और साथ में जैसे डायरेक्टर्स के लिए DIN होता है वैसे कंपनीज के लिए CIN आ जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कंपनी का एक इलेक्ट्रॉनिक पहचान हो गया। अभी अपने को ध्यान में रखना है। अब अगर इस सेक्शन में पर्सन जिसने जो इंफॉर्मेशन दी कैसी, जिसमें वो 447 में जा सकता है, अगर पर्सन हु फर्निश इट, मतलब जिसने इंफॉर्मेशन झूठा दिया है उसके अगेंस्ट में 447 में पेनल्टी है। बाई चांस ये तो तब हुआ बच्चों जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, लेकिन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर पता लगता है कि उस वक्त इनकॉर्पोरेशन कराते वक्त आपने झूठा इंफॉर्मेशन दिया था या कुछ मटेरियल को छुपाया था, तो बच्चे लोगों कंपनी के प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर, पर्सन जिन्होंने ऊपर ये डिक्लेरेशन वगैरह किया था, वो सब 447 में रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ये अपने को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए। तो झूठा इंफॉर्मेशन अगर दोगे आप, फॉल्स इंफॉर्मेशन दोगे, तो बट ऑब्वियस है कि ये पेनल्टी जो है वो लगने वाली है। ये आप लोग ध्यान रखोगे। इसमें 447 का पेनल्टी है कि आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपाया या फिर झूठ बोला, ऐसा कुछ भी अगर किया और कंसेंट लिया तो ये लगने वाला है। चलिए, ऐसे में बच्चे लोगों ये तो पेनल्टी तो लगा देगा, लेकिन क्रिमिनल को ज्यादा गुस्सा आ गया, मैंने क्लास में बोला था, तो क्या क्या कर सकता है? पास सच ऑर्डर फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट को रेगुलेशन अपने हाथ में ले लेगा और कह देगा मेमोरेंडम आर्टिकल्स में भी हमारी कंसेंट से चेंज होगा, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इतना कंट्रोल कर लेगा।
या मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड कर सकता है कंपनी के, भाई आपने प्रोविजंस जो है वो फॉलो किए नहीं, आपने झूठा इंफॉर्मेशन देकर के कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, चलो हम मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड करते हैं। या फिर कंपनी का नाम मेंबरशिप रजिस्टर से हटा देगा, समझ रहे हो, रजिस्टर से हटा करके कंपनी का नाम जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है बच्चों, जो खुद आरओसी मेंटेन करके रख रहा है, वहां से कट, मतलब कंपनी गई, मर गई उसी दिन। और या फिर प्रोसेस कंपनी को ही बोलेगा तुम खुद ही सुसाइड कर लो रे भाई, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी चालू करो, तुम ऐसा ऑर्डर कर सकता है। और भी कुछ ठीक समझे जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल कर सकता है, किसको, ऐसे लोगों को जिन्होंने यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन दिया था। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, बराबर। तो जोरदार पॉइंट हो गया। तो इसकी सजा सबको मिल रही है बच्चे लोगों, समझ रहे हो। लाइब्रेरी मेंबर का लिमिटेड से अनलिमिटेड हो रहा है वो तो ठीक है, बेचारे को इन्वॉल्व नहीं थे, वो भी फंसे साथ के अंदर, है ना। इन्वॉल्व नहीं देगा मतलब इनोसेंट पर्सन इसके अंदर, हालांकि कोई झूठा इंफॉर्मेशन दिया और इतने लोगों के साथ में किसी का फॉल्स चला गया और बेचारे को पता नहीं हो, तो भी इसके अंदर आएगा। हालांकि 447 वाला सेक्शन बच्चे लोगों तब लगता है जब चीजें प्रूव होती है। तो ऊपर वाले में तो लग गया 447 तो, लेकिन यहां क्या हो रहा है, लाइब्रेरी बेचारे मेंबर का, करने वाला कोई, लेकिन इनका लाइब्रेरी लिमिटेड से अनलिमिटेड जा रहा है, ठीक है, या कंपनी का नाम मेंबरशिप रजिस्टर से हटाया जा रहा है, या वाइंडिंग अप चालू हो रहा है, और भी कोई ऑर्डर ट्रिब्यूनल देना चाहे तो दे सकता है। चलो, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट सब जानते हो, जो अब तक सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे वो मेंबर बन जाएंगे। फिर कंपनी अभी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी, बराबर से उस नेम से रजिस्टर्ड हो गई है। कंपनी का अपना परपेचुअल सक्सेशन, जो स्टार्टिंग में अपने क्वालिटीज पढ़ी, नाउ कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी को एक्वायर, होल्ड, सेल वेल कर पाएगी और अपने नाम से केस कर पाएगी, कंपनी के नाम से केस होगा, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, फिर बच्चे लोगों आखिरी पॉइंट पे अपन लोग पहुंच गए। मैंने कहा ना कंपनी का पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा है, फटाफट मेरे साथ में रिवाइज कर लो बच्चों, उतना ही टाइम तुम्हारे पास में ज्यादा नहीं है। मेमोरेंडम का मतलब डेफिनेशन तो कहता है जो ओरिजिनली फ्रेम हुआ हो या टाइम टू टाइम पे ऑल्टर हुआ हो इन दिस एक्ट ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ, वो होता है मेमोरेंडम। वैसे आप लोग सब जानते हुए चार्टर ऑफ कंपनी है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके बाहर जाके कोई कंपनी कभी काम नहीं कर सकती। चलो, सबसे पहला नेम क्लॉज बच्चे लोगों, कंपनी का नाम आएगा, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड खत्म करो, ओपीसी आया तो नाम के साथ में ब्रैकेट में ओपीसी लगाओ, सिचुएशन रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में है उस स्टेट का नाम आएगा, बराबर। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या चीज होता है भाई, ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी का मेन पर्पस जिसके लिए कंपनी बनी है। लाइबिलिटी क्लॉज, बट ऑब्वियस है मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होगा तो आएगा ही, वेदर शेयर्स हो या गारंटी हो। कैपिटल, कंपनी का हाईएस्ट कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी या नॉमिनल कैपिटल ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के केस में इससे ज्यादा कंपनी अपने लाइफ में इशू नहीं कर सकती, इसको बनाना पड़ेगा अगर इशू करना है तो। सब्सक्रिप्शन क्लॉज बच्चों, लास्ट में मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर थे, जो स्टार्टिंग में कंपनी ओपन करने वाले हैं, वो एक डिक्लेरेशन करते हैं यहाँ पे कि भाई हम एक कंपनी खोलने को तैयार है और हमारे नाम के आगे जितने शेयर लगे हुए हैं, एटलीस्ट हर सब्सक्राइबर को एक शेयर तो लेना ही है, उतने शेयर हम लेने को तैयार है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज हो गया। और ओपीसी के केस में बच्चों यहाँ पे नॉमिनी का नाम भी देना पड़ता है इस क्लॉज के अंदर, क्योंकि अगर ओपीसी वाले मेंबर की डेथ हो गई तो उसकी जगह कौन मेंबर बनेगा, उसका नाम भी यहाँ पे देना होता है। तो ये आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना। सर आर्टिकल देखो, बस इतना ही, इतना खत्म करने जा रहे हैं बच्चों को हम लोग, धड़ाधड़ फटाफट वाला रिवीजन चल रहा है। आर्टिकल्स का डेफिनेशन सेम मेमोरेंडम वाले है, खाली इधर चेंज हो गया। आर्टिकल्स बोले तो जो ओरिजिनली फ्रेम हुए, टाइम टू टाइम ऑल्टर हुए अंडर दिस एक्ट ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ, आप लोग सब जानते हो। कंपनी का बाउंड्री जो है वो मेमोरेंडम है और उसके अंदर आर्टिकल्स है, कंपनी अपना व्हाट टू डू मेमोरेंडम है, हाउ टू डू आर्टिकल्स है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें बच्चे लोगों इन दिनों में एक बढ़िया पॉइंट बन जाता है जोरदार वाला, एनरिचमेंट क्या होता है। कंपनी में कई बार बच्चों आपको क्लास में पढ़ाता हूं, मैंने कहा था वोटिंग होती है, वोटिंग में आपको मैंने स्पेशल रिजोल्यूशन बताया था जो 75% और मोर वोट फेवर में होते हैं, ऑर्डिनरी में मोर देन 50% होते हैं। कई बार जो ज्यादा जिनके पास में शेयर्स है ना, वो चीटिंग कर सकते हैं, वो माइनॉरिटी वालों के साथ में एकदम यू हार्डशिप कर सकते हैं। तो उनको सेव करने के लिए एनरिचमेंट का प्रोविजन है, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्ट समथिंग, किसी को बचाना, सेव करना। और इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है ना, जो लेस शेयर होल्डर है, कम है, उनके राइट की सुरक्षा की जाती है, रक्षा। इसके लिए करते क्या है, कंपनी बनते वक्त या बाद में अपने आर्टिकल्स में लिख दे कि आपको कंपनी लॉ के प्रोविजन तो फॉलो करने ही करने हैं, प्लस आर्टिकल में हमने जो एनरिचमेंट वाले प्रोविजन बनाए वो भी साथ में फॉलो करने पड़ेगा ना। कल को क्या होता है, क्वेश्चन बनता है, एक कंपनी जो है उसने प्रोस्पेक्टस में कुछ पैसा मंगाया, अब पैसा आने के बाद में पैसा बच गया और वो उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, कहीं और ले जाना चाह रहे हैं। अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर कह रहे हैं यार पैसा आपने बोल के कुछ और लिया था, अब आप पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो, तो ये तो रिस्की मैटर है भाई।
लेकिन इनके पास में शेयर्स कम है बेचारों के पास में, तो ये बोल भी नहीं सकते, वोट्स भी कम हो गए इनके पास, और जैसा मेजोरिटी शेयर होल्डर ने चाहा वैसा कर दिया, फिर भले पैसा डूबे, पर ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, इनका भी हक बनता है। तो कंपनी कई बार अपने आर्टिकल्स में ऐसा प्रोविजन बना देती है कि अगर आपको ऐसा कुछ चेंजेस करना है इस तरह का, तो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है, प्लस एनरिचमेंट की भी करनी है। उसमें क्या क्या हो सकता है वो समझो। द प्रोविजन फॉर एनरिचमेंट शैल बी मेड ऑन द, अच्छा कब बनेगा पहले ये भी देखो। स्पेसिफाइड प्रोविजन ऐसे बनाए जाएंगे कि ऑल्टरेशन तभी होगा या कुछ भी नया तभी होगा जब ये कंडीशंस पूरी होती हो स्पेशल वाली, तभी ऑल्टरेशन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि अपन ने ये डाल दिया कि भाई कोई प्रपोजल के लिए 75% तो चाहिए एसआर के हिसाब से, लेकिन आपको अलग से माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर का भी मीटिंग बुला के उनमें भी अलग से 75% कंसेंट लेना है ना। ऐसा अगर कोई प्रोविजन बना है तो इससे माइनॉरिटी वालों के लिए और सेफ्टी हो जाएगी। अब ये प्रोविजन या तो कंपनी बनते वक्त ही डाल दो मेमोरेंडम में स्टार्टिंग में ही, या उस वक्त नहीं डालो तो बाद में आर्टिकल्स को ऑल्टर करके भी डाल सकते हो, है ना। कैसे, प्राइवेट कंपनी हो तो सारे मेंबर रेडी हो, पब्लिक कंपनी होता है एसआर पास करें। अब आपके दिमाग में आएगा जरूर, सर ऐसे कौन मानेगा सर, अपने हाथ से अपने हाथों पे क्या, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अपने हाथ काट के दे देना, सर हमारे राइट्स हम दूसरों को दे रहे हैं सर। भाई ऑल कंसेंट से क्या दे रहे हैं, माइनॉरिटी वालों को राइट दे रहे हैं ना। पर ऐसी कंपनियां करती है बच्चे लोगों, क्योंकि कंपनीज को माइनॉरिटी शेयर होल्डर में भी इंटरेस्ट होता है और कंपनी चाहती है वो रिटेन करें और भी लोग कंपनी के शेयर परचेस करें, तो उनके राइट को सेव करना जरूरी है, इसलिए ऐसा प्रोविजन बनाती है। तो या तो शुरुआत में ही बना देगी या बाद में ऑल्टरेशन करके, उस वक्त नहीं बनाया हो तो प्राइवेट कंपनी में सब रहे मेंबर का कंसेंट, और बाकी अदर कंपनी में एसआर पास करना पड़ेगा, अपने को ध्यान में रखना है। चलो, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बच्चे लोगों, जैसे ही मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो गए वो कंपनी और मेंबर को बाउंड करेंगे, यानी मेंबर कंपनी पर, कंपनी मेंबर पर केस कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे लोगों ये भी राइट देता है कि अगर किसी का कॉल्स इन एरियर है तो कंपनी उससे फोर्सफुली रिकवर कर सकती है या उसके शेयर को फॉरफीचर करे, वो सारे राइट हैं। अब बच्चे लोगों 3 हमारे पास में डॉक्ट्राइन आते हैं, बहुत जबरदस्त वाले, आपको याद होने चाहिए हमेशा ये। अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड दी पावर्स, कंपनी के मेमोरेंडम के बाहर जो भी काम होगा बच्चों वो अल्ट्रा वायरस होगा, और वो होता है वॉइड एब इनिशियो। कंपनी के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल या कंपनी को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। इवन सारे मेंबर्स यूनानिमसली मिलके भी अगर उस चीज को अप्रूव करना चाहे, रेडिफाई करना चाहे, तो लॉ कहता है नको जी नको, नहीं कर सकते तुम। सारे मेंबर मिल भी जाओ तो बियॉन्ड दी एमओए कुछ भी चीज रेडिफाई होने वाली नहीं है, ये अपने को ध्यान। हाँ, सिर्फ आर्टिकल्स के बाहर है ओके आप कर सकते हो, डायरेक्टर्स के पावर के बाहर है तो आप रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हो, लेकिन कोई चीज बच्चों अगर मेमोरेंडम के बाहर, अच्छा लॉ के बाहर चला गया कंपनीज एक्ट के, तब तो इलीगल भी हो जाएगा, लेकिन मेमोरेंडम के बाहर गया तो वॉइड एब इनिशियो, कोई भी राइट्स वहां पे मिलने वाले नहीं। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस डीके का केस, रेलवे वैगन्स बनाना के साथ रेलवे ट्रैक का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, फिर वॉइड डिक्लेयर हुआ, ये अपने को ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस सुपर हिट पॉइंट है, और आपको याद हो तो इसको लिखवाते वक्त ही मैंने कह दिया, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो फेवर करता है कंपनी का, इसमें कंपनी हमेशा नॉट लायबल ही रहती है जब भी ये डॉक्ट्राइन लगता है। मेमोरेंडम और आर्टिकल बच्चे लोगों ओपन डॉक्यूमेंट है, कोई भी उनको आरओसी का ऑफिस से चेक कर सकता है। तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एवरी पर्सन हु डील विद कंपनी हैव नॉलेज अबाउट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, उसको पता रहेगा। उसको पता नहीं भी है तो मान के चलेंगे कि उसको पता है। और फिर अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो मेमोरेंडम आर्टिकल के एरिया के बाहर है, तो सामने वाली पार्टी आर्ग्यू नहीं कर सकती मुझे तो पता ही नहीं आपके आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। इग्नोरेंस के लिए आप कोई एक्सक्यूज नहीं दोगे। कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राममूर्ति बच्चे लोगों को याद आ गया आप लोगों को, 3 साइन होने चाहिए थे, आर्टिकल में लिखा हुआ था 2 ही साइन थे। इस बंदे को चेक करना चाहिए था, नहीं किया, तो अब आप कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हो। तो एक्चुअल में अल्ट्रा वायरस का बेस भी यही है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि इट इज प्रिज्यूम्ड दैट कि आपको पता होगा मेमोरेंडम आर्टिकल में क्या है, कौन सा हमारा इंट्रा वायरस है, कौन सा अल्ट्रा वायरस काम है, अंदर है, कौन सा पावर के बाहर है, तो आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही क्यों। तो ये कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं करता। लेकिन बच्चे लोगों इंडोर मैनेजमेंट, ये इंडोर मैनेजमेंट सपोर्टी आउटसाइडर को करता है, और इंडोर मैनेजमेंट अगर किधर लग गया तो कंपनी इज लायबल, कंपनी लायबल हो जाएगी। ठीक है, तो जो पर्सन अब कंपनी के साथ डील कर रहा है वो भी प्रिजम्पशन लेकर के चलेगा कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लाइड, कंपनी ने पूरा कर दिया होगा। याद करो, बीओडीज को लोन लेने का पावर सिर्फ तभी है जब एसआर पास करवा के रखा हो या और शेयर होल्डर की परमिशन ली हो, तभी वो लोन ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है, और जो भी लोन डॉक्यूमेंट होगा उस पर 4 लोग के साइन होंगे। अब साइन वाली रिक्वायरमेंट तो आउटसाइडर चेक कर सकता था,
लेकिन रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया ये कंपनी का इंटरनल मैटर है और बाहर वाले को ये चेक करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो जैसे कंस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, मान के चल रहे हैं कि आपने मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ा होगा, तो इसमें इस बार ये मान करके चल रहा है कि इंटरनल जो भी चीजें हैं, कंपनी ने अगर लोन लेने के लिए आ रहे हैं तो आपने रेजोल्यूशन पास किया होगा, ये हम मान करके चलेंगे। और ये बेनिफिट सिर्फ आउटसाइडर ही लेगा बच्चों, कंपनी से जुड़ा हुआ डायरेक्टर या कोई मेंबर इस रूल का बेनिफिट नहीं ले सकता। फेमस केस अपना रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाय। लेकिन इसके एक्सेप्शन बच्चों, फिर से कंपनी इज लायबल, बट ऑब्वियस है इंडोर मैनेजमेंट। देखो मजेदार बात बताओ, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन इंडोर मैनेजमेंट, और इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह हो गए। तो वहां अपन ने कहा था कंपनी इज नॉट लायबल, यहां पे भी कंपनी इज नॉट लायबल रहेगी बच्चे लोगों। सबसे पहला, अगर कंपनी के साथ डील करने वाला कंपनी का इंटरनल बंदा ही है और उसको इरेगुलरिटी के बारे में सारा नॉलेज था, मतलब नहीं था तो भी पता कर सकता था, ठीक है, तो उस केस में उसको इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आउटसाइडर के लिए, वो तो इनसाइडर है। याद करो एक पॉइंट ये भी था कि अगर आपको इंक्वायरी करना चाहिए था लेकिन आपने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं किया, बराबर, तो भी गलती आपकी है। सर इसमें कौन सा वाला एग्जांपल था बच्चों? एक तो वो एग्जांपल था कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो और उसके बाद रिलायंस के नाम से मेरे पास आते हो और मेरा पैसा लेकर के भाग जाते हो, तो ये मेरी नेग्लिजेंसी। अब मैं रिलायंस को कहता हूं कि यार आपका इतना बड़ा ऑफिसर आया था तो मैं तो प्रेजम्पशन लेके चलूंगा कि उसके बाद राइट रहे होंगे। याद आया आपको एग्जाम्पल? तो याद रखिएगा, इफ अ पर्सन डीलिंग विद कंपनी इज नेग्लिजेंट इन मेकर, आपको प्रॉपर इंक्वायरी तो फिर भी करनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं की प्रॉपर इंक्वायरी और डायरेक्ट डील कर लिया, नुकसान हुआ, तो आपको इसका प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा वाला बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिगॉल फॉर्जरी। अगर जालसाजी की है कंपनी की तरफ से, कंपनी के किसी ऑफिसर ने दूसरे कुछ लोगों के, याद है आपको केस याद है बच्चों को इसके अंदर अपना रूबेन वर्सेस ग्रेट फिगॉल का, जहां कंपनी सेक्रेटरी ने 2 डायरेक्टर का फर्जी साइन करके डॉक्यूमेंट बना दिया, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया। अब कंपनी कहती है हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बराबर। अब कंपनी कैन नेवर बी हेल्ड बाउंड बाय द फॉर्जरी कमिटेड बाय द ऑफिसर्स, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन इंडोर मैनेजमेंट, और इंडोर मैनेजमेंट के 3 एक्सेप्शन बच्चे लोगों। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने ही कंपनी को पैसा दिया, रेजोल्यूशन पास किए ही नहीं है, तो वो तो पता कर सकते थे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, है ना। या कंपनी को इंक्वायरी करनी चाहिए थी और कंपनी ने इंक्वायरी नहीं किया, समझ रहे हैं? सॉरी, कंपनी नहीं, जिस पर्सन के साथ डील था उस पर्सन को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, लेकिन उस पर्सन ने अगर प्रॉपर्ली इंक्वायरी नहीं किया तो भी इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट वो वहां पे नहीं ले पाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। और सेम फॉर्जरी के केस के अंदर भी, फॉर्जरी का मतलब ही बच्चों वॉइड एब इनिशियो होता है। फॉर्जरी वर्ड आ जाए तो आगे भी इंटर में भी याद रखना, वॉइड एब इनिशियो, आपको कोई राइट्स मिलने वाले नहीं है। ये अपने को वहां इंडोर मैनेजमेंट में नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना है। खत्म हो गया बच्चों, तीनों हमारे जोरदार वाले पॉइंट है। क्वेश्चंस मैंने पूरे वहां दे रखे हैं, आपको जरूर कर लीजिएगा। बच्चों शेयर क्या होता है? शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, और इसमें शेयर्स का जो स्टॉक होता है ना, इसलिए स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। 2 तरह के शेयर है बच्चों, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी में वोटिंग राइट और डीवीआरस, बराबर, ये ध्यान रखिएगा। कुछ कैपिटल की डेफिनेशन भी आपके नोट्स में दे रखी है, कोर्स में है, लेकिन वो मैंने यहाँ कवर नहीं किया है। कैपिटल डेफिनेशन आप लोग सब जानते हैं, सेम डेफिनेशन है, ध्यान रखोगे। सर डीवीआर क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताई दी है अभी, जहां नंबर ऑफ शेयर जितने हैं उससे कम वोटिंग राइट्स दिए जाता है। तो स्टार्टिंग में जो अपने एग्जाम्पल लिया था ना 1:2 वाला, हर 2 पे 1 वोटिंग राइट, 1 लाख शेयर है तो 50,000 वोटिंग राइट होंगे। दीज आर कॉल्ड डीवीआरस। कई सारी कंपनियां करती है ताकि शेयर इशू कर दें, पैसा भी आ जाए और वोट्स कम शेयर करने पड़े, इसके लिए ऐसा किया जाता है, अपने को ध्यान रखना है। तो बच्चों ये सारा पार्ट आपका खत्म हो गया। तो एकदम शॉर्ट रिवीजन मैंने इसका लिया है, क्योंकि हम इस पे काफी बात कर चुके हैं, इस पे अमेंडमेंट्स भी हैं, वीडियो है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के 2 वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उसके अलावा एमटीपी के अंदर क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो वो जरूर सारे लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड में, डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को जोरदार कर लीजिएगा। ऑल दी बेस्ट।